चलिए बिहार दरोगा का पैसा से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1275 पीटी सेकेंड शिफ्ट है ना। देखिए भारत में स्थानीय शासन विषय किस सूची का है? राज सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, किसका है? राज सूची। पहले देखिए आप यहां पर देखिएगा उत्तरी अमेरिका है, यहां पर दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप पड़ता है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। 4 गो सूची है। कितनी सूची है? 4 सूची में बात किया जाए संघ सूची, संघ सूची, उसके बाद राज सूची, उसके बाद अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट, ठीक है ना, अवशिष्ट सूची। ये सब सूची कहां से लिया गया है? तो ये सब कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। और वहीं बात किया जाए समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची लिया गया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो सूची यानी शक्ति का विभाजन किया गया है, भारतीय संविधान में जो शक्ति का विभाजन किया गया है तो वह कहा जाएगा अनुसूची कहेगा, अनुसूची। तो अनुसूची नंबर 7 में है, अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7। वही आर्टिकल की बात किया जाए, आर्टिकल, तो आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 246 में है। वही देखिए सूची कितने हैं? 4 सूची है ना, संघ सूची है, राज सूची है, और कितने कौन सूची है? समवर्ती सूची है, और क्या है? अवशिष्ट सूची है। क्या है? अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची है। यही 4 गो सूची है। पहले हुआ करता संघ सूची में विषय हुआ करता था 97, बाकी वर्तमान में कितना है? 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सीट कितना है? 100। संघ सूची में विषय कितना है? जैसे विदेशी मामला हो गया, विदेशी मामला हो गया, विदेशी मामला हो गया, उसके बाद रक्षा हो गया, क्या हो जाएगा? रक्षा। उसके बाद प्रतिभूति घोटाला, बंदरगाह, बंदरगाह से भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यातायात हो जाएगा, यातायात। ये सब किस सूची का विषय है? संघ सूची का है। अंतर्राष्ट्रीय मामला संबंधी किस सूची का विषय है? संघ सूची का है। वही राज सूची में वर्तमान समय में कितना विषय है? राज सूची में वर्तमान पहले था 47 विषय इसमें, बाकी वर्तमान कितना है? 52। कितना है? 52। बाकी राज सूची में पहले हुआ करता 66, बाकी वर्तमान कितना है? 61। कितना है? 61 है। राज सूची में विषयों की संख्या कितना है? 61 है। अब पहले कितना हुआ करता था? 66। बाकी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषय कौन था? तो 5 विषय था शिक्षा। क्या था बाबू? शिक्षा, वन, माप तौल, वन जीव का संरक्षण, वन जीव का संरक्षण, वन जीव का संरक्षण, वन जीव का संरक्षण, वन जीव का संरक्षण। वही बात किया जाए वन जीव का संरक्षण। एक और आएगा न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। यही पूछता है, ये जो पहले विषय हुआ करता था यह राज सूची का विषय हुआ करता था। बाकी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा का, वन का, माप तौल, वन जीव का संरक्षण और न्याय प्रशासन, इसको कहां डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में। कहां डाला गया है? समवर्ती सूची में। और वही बात किया जाए राज सूची में, तो राज सूची में जैसे आता है खेत, क्या आता है? खेत यानी कि कृषि, खेत, पुलिस हो गया, मनोरंजन हो गया। देखिए कोई फिल्म लागू होता है हॉल में तो उस पर टैक्स कौन कम करता है? केंद्र सरकार की, राज्य अपना टैक्स कम कर देता है, राज्य सरकार अपना टैक्स कम करता है। उसके बाद मेला उला हो गया, मेला। देखिए मेला होता है राज सूची, बाकी जुआ जो होता है ना, जुआ वह होता है संघ सूची। जुआ कहाँ होता है? संघ सूची। अब मेला राज सूची। तो खेत हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, मनोरंजन हो गया, मेला हो गया, स्थानीय शासन हो गया, स्थानीय शासन हो गया। ये सब किस सूची का विषय है? राज सूची का है। बोले हाँ, राज सूची में आता है रेलवे पुलिस, रेलवे आता है संघ सूची। रेलवे जो आता है ना, यहाँ पर लिखे नहीं है, रेलवे जो आता है ना किसमें आएगा? संघ सूची। बाकी रेलवे पुलिस राज सूची, रेलवे पुलिस राज सूची।
रेलवे आता है संघ सूची और रेलवे पुलिस राज सूची। और वही शिक्षा हो गया, वन हो गया, मामतौल हो गया, वन जीव का संरक्षण हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, विवाह और प्रतिषेध हो गया, ठीक है ना, विवाह प्रतिषेध, विवाह प्रतिषेध, ठीक है ना, किसका हो जाएगा? संवर्ती सूची का। एक होता है जनगणना और एक होता है जनसंख्या। देखिए बाबू, जनगणना जो होता है ना, जनगणना किसका होता है? संघ सूची का। बाकी जनसंख्या कह देगा किसका है? संवर्ती सूची का है। किसका है? संवर्ती सूची। जनसंख्या किसका है? संवर्ती सूची। खूब पूछेगा, जनसंख्या हो जाएगा संवर्ती, बाकी जनगणना कौन करवाता है? केंद्र सरकार। तो जनगणना हो जाएगा संघ सूची, जनगणना संघ सूची। बताइएगा तो आइए सूची के विभाजन कितना अनुसूची में है? 7। कितना में है? 7। अनुसूची 7 में कितना सूची है? 3। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। एक और सूची है, उसका नाम क्या है? अवशिष्ट। क्या है? अवशिष्ट। अवशिष्ट लिखकर संविधान के निर्माणकर्ताओं ने डैश डैश लिख दिया और कहा था हमारे मरने के बाद जो भी चीज का निर्माण होगा उस सभी विषय को कहाँ रखा जाएगा? अवशिष्ट सूची में। जितना भी सोशल मीडिया होता है, जैसे टीवी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, गूगल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद टिकटॉक हो गया, जितना भी सोशल मीडिया सब आता है, अंतरिक्ष विभाग हो गया, ये सबकी सूची का विषय हो जाएगा। और अवशिष्ट सूची का, अवशिष्ट सूची का जो कानून बनाता है वह केंद्र सरकार बनाता है। कौन बनाता है? केंद्र। असंवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों। और वही बात किया जाए राज सूची पर कौन बनाता है? राज्य सरकार। असंघ सूची पर केंद्र सरकार बनाता है। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। हाँ, क्या बोले? एम्स संघ सूची में आएगा। ये भारत में भी है ना, 25 गो एम्स है, नहीं देखा है? इलाज करवाया है कि नहीं कभी? बाकी मोने का कर्ज हम पर याद है, पहला दिन हमको हॉस्पिटल में मुनवी ले गया था। देखो कौन सा विषय होगा? एम्स संघ सूची का विषय है। देखिए, तब भारत में स्थानीय शासन कौन सूची का हो जाएगा? राज सूची। राज सूची में कितना विषय है? राज सूची में कितना विषय है? राज सूची में 61। संघ सूची में कितना विषय है? 100। संवर्ती सूची में कितना है? 52 है। अवशिष्ट सूची में अनंत है। कितना है? अनंत है। जो भी चीज निर्माण होते जाएगा सब कहां जाएगा? अवशिष्ट में जाएगा। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? देखिए, देश बंधु के नाम से जानते, किसे जानते हैं? चित्तरंजन दास। यह सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास का जो जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। और 1925 में मर गए थे। और 1925 से जस्ट 3 साल पहले 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन किए थे बिहार के गया में। तो चित्तरंजन दास बिहार के गया में अधिवेशन किए थे 1922 में। और इसके जस्ट 1 साल के बाद चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं। कौन सा पार्टी का? स्वराज पार्टी का। और स्वराज पार्टी का जो स्थापना होता है 1 जनवरी 1923। और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है? चित्तरंजन दास। और महासचिव बनाया जाता है मोतीलाल नेहरू। आज चित्तरंजन दास जो रहते हैं यह सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु रहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? देश बंधु, यानी राष्ट्र का मित्र किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। और वही कहेगा दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रोज। और देश रत्न किसे कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न किसे कहते हैं? उसी तरह आएगा बिहार केसरी किसे कहते हैं? श्री केसरी। बिहार विभूति किसे कहते हैं? बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। अब पहला सत्याग्रही किस सिंह? श्री कृष्ण सिंह। और दूसरा सत्याग्रही कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। और वही बिहार के विभूति थे। वही कह देगा गुरुदेव किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता बापू स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर कहते हैं, ठीक है ना। और स्वर्ण कोकिला किसे कहते हैं? सोने नायडू कहते हैं। और नाइटिंगेल
सोनी नाइटिंगेल इंडियन किसे कहते हैं? नाइटिंगेल इंडियन किसे कहा जाता है? सोनी नायडू कहा जाता है। किसे कहते हैं? सोनी नायडू कहते हैं। उसके बाद बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद को, तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। गुरुदेव किसे कहते हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह। किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह। आई है राजेंद्र प्रसाद, आउ थे राजस्थान के, आई थे बिहार के। वो वाटरमैन, जैसे पानी का संरक्षण करने के लिए राजस्थान में सबसे संरक्षण काम करने का राजेंद्र सिंह किए थे, ठीक है ना? ये नहीं है, उसका इसमें जैन आसमान का फर्क है। तो वो थे राजस्थान के, ये थे बिहार के। अब मोतीलाल नेहरू, इस पूरा संसार में दो ही व्यक्ति है जिसका टाइटल है नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। ये पूरा राष्ट्र में दो ही व्यक्ति का टाइटल है नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। यह कांग्रेस का अधिवेशन कितने बार किए थे? कितने बार किए थे? 2 बार। कितने बार किए थे? 2 बार। एक बार 1919 अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919, और एक बार किए थे 1928 और 1919 में किए थे अमृतसर, 1919 में अमृतसर में किए थे, 1928 में कहा गए थे? मद्रास। कहाँ गए थे? मद्रास। सरकारिया आयोग का संबंध किसे है? केंद्र राज्य संबंध से। 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध लाया गया था ना, तो केंद्र और राज्य को जोड़ने के लिए कौन सा आयोग आया था? सरकारी आयोग। केंद्र और राज्य के लिए कौन सा आयोग आया था? सरकारी आयोग। और वही पंचायती राज के लिए बताए थे ना, बलवंत राय मेहता समिति किस आयोग से था? अशोक मेहता पंचायती राज। शादी का लिए पंचायती राज से था। पिक्के तुंगा समिति पंचायती राज से था। हनुमंता राज समिति पंचायती राज से था, ठीक है ना? जे भी के राव समिति पंचायती राज। तब बलवंत राय मेहता समिति कहा था, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय के कुत्ते याद रखना, बलवंत राय मेहता कितना स्तरीय कहा था? 3 स्तरीय। अशोक मेहता पंचायत राज को 2 स्तरीय कहा था। अब पी जे भी के राव ये कितना स्तरीय कहा था? 4 स्तरीय कहा था। कितना स्तरीय कहा था? 4 स्तरीय। अब पिक्के तुंगन और एक गॉडगिल समिति किससे था? ये सब पंचायती राज से था। किससे था? पंचायती राज से था। भूमि सुधार अधिनियम कब आया था? 1951। भूमि सुधार अधिनियम 1951। और चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदान दिवस। आज चुनाव आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुकुमार सेन, ठीक है ना? हाँ, महिला ध्यान नहीं हमको, कौन है पता? नहीं, देख लेना, नहीं ध्यान है हमको। तब 25 जनवरी 1950 को हुआ था चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल, 29 अगस्त को मनाते हैं आया 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक यानी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने वाला व्यक्ति कौन थे? बेस रमन थे ना, ऐसा नाम याद था, बाकी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं थे, वही था, ठीक है ना? इस तब 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाते कौन? मेजर ध्यानचंद। और लगभग यह 1924 से लेकर 1947 ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते रहे थे मेजर ध्यानचंद। और देश में सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्र 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद पर्यावरण का स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 26 अक्टूबर को। पर्यावरण का स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 26 अक्टूबर। पर्यावरण का स्वास्थ्य दिवस 26 अक्टूबर को। पर्यावरण का स्वास्थ्य दिवस 26 अक्टूबर, ठीक है ना? किसका ना? पहले जो था ना 2019 ईस्वी में क्या किया गया था? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और उसका नाम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 1991 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कब स्थापना किया गया था? 1991 में।
और 2019 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया। देखिए 91 को उल्टा करिए कितना होता है 19, ठीक है ना। 2019 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद उसके बाद मेजर ध्यानचंद जो पहले रहता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 ईस्वी में जो स्थापना हुआ था, उसी का नया नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें राशि दिया जाता है 25 लाख। क्या था 2019 ईस्वी में? 19 में किया था, अब 20 से लागू कर दिया गया, ठीक है ना। घोषणा किया था 19 में, पूछेगा ना तो 19 से मरिएगा, 20 में घोषणा, 20 में लागू कर दिया गया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना लाख दिया जाता है? 25 लाख। एक आता है ध्यानचंद पुरस्कार, क्या आता है? और उसमें कितना दिया जाता है? 15 लाख दिया जाता है। कितना देता है? ध्यानचंद 10 लाख है ना। हाँ, दो होता है ध्यानचंद में, दो होता है, एक होता है नियमित और एक होता है लाइफ टाइम। तो नियमित में दिया जाएगा 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख। नियमित में 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख, ठीक है ना। और द्रोणाचार्य में कितना मिलता है? 15 लाख मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1985 में। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुआ 1961 में। अर्जुन अवार्ड 1961, अर्जुन अवार्ड 1961 और द्रोणाचार्य 1950 से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का असमंदन यानी कि संबंधन करता? असमंदन का मतलब रोकना, यानी वृद्धि रोधक, ठीक है ना। क्या होगा? एफएसए कम लगा। देखिए पादप में टोटल 7 गो हार्मोन है। कितने हार्मोन है? 7 गो हार्मोन है। पादप में कितने हार्मोन होता है? 7 गो। 7 गो हार्मोन को याद करने का वो ट्रिक है। देखिए आंख से याद रखिएगा, आंख, अ से आंख, अ से ऑक्सीजन, अ से आंख, अ से ऑक्सीजन, अ से आंख, अ से ऑक्सीजन। और देखिए ज से जीव, ज से जेब्रेलिन, ये क्या है? जेब्रेलिन, ऑक्सीजन, जेब्रेलिन। यहाँ शर्ट पहनते हैं ना, ये हो गया साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन। हंस कह रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन, जेब्रेलिन, चाचा, ठीक है ना। एक होता है क्या? ऑक्सीजन, क्या होता है उसका? जेब्रेलिन, उसका क्या होता है? साइटोकाइनिन। आज जितना भी अम्ल होता है ना, सब यहाँ के जमा हो जाता है। तो एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। तो ऑक्सीजन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सीजन, जेब्रेलिन, शर्ट होता है ना, शर्ट, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर पाँव होता है पूरा फूला हुआ रहता है, फ्लोरीजेंस। क्या होता है? फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस। इसको बोलते हैं टांग। ये होता है ट्राउमेटिन। क्या हो जाएगा? ट्राउमेटिन। इसको बोलते हैं टांग। तो टांग से क्या हो जाएगा? ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन, फ्लोरीजेंस, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जेब्रेलिन, ऑक्सीजन। पादप में यही 7 गो हार्मोन हैं। पादप में कितने हार्मोन होता है? 7 गो। 7 में से 3 गो हार्मोन होता है ना जो वृद्धि वर्धक होता है। अब बाकी वह जितना भी हार्मोन होता है ना, सब वृद्धि रोधक होता है ना। बुझाया? 3 गो हार्मोन होता है ना जो वृद्धि वर्धक होता है, ऑक्सीजन, जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन, जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये जो होता है ना वृद्धि वर्धक होता है। और इसके अलावा जितना भी हार्मोन होता है सब वृद्धि रोधक होता है। जैसे ऑक्सीजन होता है ना, तो पौधे के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पौधे के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद जो पौधा होता है उसको बढ़ाने में, लंबाई मोटाई कराने में कौन जिम्मेदार होता है? जेब्रेलिन। और पौधा का कोशिका विभाजन करने में कौन जिम्मेदार होता है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। अब पौधा का रोकने का काम करता है एब्सिसिक अम्ल। अब फूल खिलाने में कौन मदद करता है? फ्लोरीजेंस, 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 ठीक है ना। और पौधा को घाव भरने में काम करता है ट्राउमेटिन। पौधा को घाव भरने में कौन काम करता है? ट्राउमेटिन। तो पादप हार्मोन की संख्या कितना है? कौन कौन? ऑक्सीजन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस, ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। क्या हुआ? हाँ, एथिलीन भी होता है। तो 6 हुआ ना, लास्ट में कहें। और एकमात्र एगो एथिलीन होता है, एथिलीन। इस टाइम याद रखा, जो पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र हार्मोन है, गैस है इसमें, एथिलीन होता है पादप हार्मोन जो गैस अवस्था में पाया जाता है। जो देखिए केला अपने आप पेड़ पर पाया जाता है, आम अपने आप पेड़ पर पाया जाता है, पता कि नहीं पाया जाता है? कटहल पेड़ पर अपने आप पाया जाता है, लीची अपने आप पेड़ पर पाया जाता है। इस सबको कौन पकाता है? पौधा में जो गैसीय अवस्था में होता है एथिलीन हार्मोन वही।
और वही कोई मतलब फल उल होता है, तो फल उल का तोड़कर जो कृत्रिम रूप से पकाते वो होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। तो कृत्रिम रूप से पकाते एसिटिलीन, और प्रकृति में अपने आप पकता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। और शरीर का ऐंठीते है नहीं, एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। हो गया ना? नहीं याद हुआ? ये सब तो निम्न कौन सा पादप हार्मोन, निम्न कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का स्पंदन करता है? तीनों जो होता है ना, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, ये क्या करता है? वृद्धि वर्धक होता है, वृद्धि वर्धक होता है। और यहाँ ऑपरेशन कहाँ हो रहा है इसका? हाँ, किस कैसा ऑपरेशन होता है? ना समझ, आपको क्वेश्चन ना समझ में आया। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 76 के तहत देश में एक मुख्य न्यायाधीश होगा जो भारत सरकार का वकील का काम करेगा। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 76 के तहत। उसके बाद वायुसेना, थल सेना और जल सेना। वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, बिहार द्रोह पूछा हुआ था। थल सेना बिहार एसएससी में पूछा हुआ था 15 जनवरी। और जल सेना मनाते हैं 4 दिसंबर। तो थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इस सब के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और इस तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल का नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होता है। जो भी लोकसभा का सदस्य जो बन के जाता है, तो दिल्ली में लोकसभा सदन है, सभी व्यक्ति बैठता है, उसमें 2 व्यक्ति को चुन लिया जाता है, एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है उसी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। जैसे मान लेते हैं इसी में से हम किसी को हेड बना देंगे, से नहीं बाबू मॉनिटर से, बाबू अब तू ये चीज संभालना, इससे कितना ये हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसी तरह समझ रहे हैं ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष जैसा 543 व्यक्ति है ना, तो उसे 543 में से 2 व्यक्ति को, एगो अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 93 में है। किसमें है? 93 में। और जब अध्यक्ष ने रहे तो उसका जगह उपाध्यक्ष काम करेगा, किसमें है? 95 में है। किसमें है? 95 में। और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा देंगे, हाँ, 94 में। और जब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी विचार चल रहा होता है, तो किसी भी सदन कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। 96 में। किसमें होगा? 96 में। कितना आसान है। एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा 93 में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा देंगे, और जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसको जो उपाध्यक्ष काम करेगा 95 में। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी विचार चल रहा होता है तो संसद के कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। किसमें हो जाएगा? 96 में। किसमें होगा? 96 में। अब देखिए 70 हो गया, आगे देखिए। अब आज 100 तक करवाएंगे। डिस्टेंस ठीक है ना? इकहत्तर से 100 करना है। ये सब बतियाता बहुत रे, काहे बतियाता है इतना? तो सर क्या बतियाता है? ठीक है, तो बताएं। लोकसभा संसद का संसद समिति से मिलता आर्टिकल 97 के तहत मिलता है। 97 के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति का पैसा जो मिलता है ना, आर्टिकल 97 के तहत मिलता है। हाँ, अध्यक्ष के तरफ मिलता है। लोकसभा के सुनो जो बोले सुनो, लोकसभा के अध्यक्ष के पैसा वह लोकसभा के अध्यक्षता के तरफ मिलता है। बाकी उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा का सभापति होता है, इसीलिए पैसा मिलता है। बुझाया? तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का पैसा आर्टिकल 97 के तहत मिलता है। उस संसद सदस्य के तरफ में उसके लिए अलग से पैसा मिलता है, अलग से मिलता है। अध्यक्ष के तरफ अलग से मिलता है। क्या हुआ? दल कैसे छोड़ देगा?
अरे अभी जो लोकसभा का ओम बिरला है ना, बीजेपी पार्टी से है, कोटा सीट से है ना, तो क्या कोटा का सीट छोड़ दिया है? आइए, राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया है ना, नियुक्ति हो गया। देखो, कर्पूरी देवी एक विख्यात कलाकार पेंटिंग से संबंधित है। कौन सा है? मधुबनी पेंटिंग से है। तो कर्पूरी देवी का संबंध किसे है? कर्पूरी ठाकुर कहां के है? समस्तीपुर के पितौंजिया से है। कर्पूरी ग्राम से है ना, समस्तीपुर के पितौंजिया से। उसके बाद 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप में किसने जीता था? राजीव सेतु जीता था। कौन जीता था? राजीव सेतु। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। आप देखिए, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, आप वृत्ताकार पर से घुमाइएगा ना तो स्पर्श रेखा से उड़ जाएगा। कैसे जाएगा? स्पर्श रेखा। जैसे कोई कहेगा पत्थर घुमाएगा या लट्टू घुमाएगा या किसी को बउआ को डैना पकड़ के घुमाएगा, भतीजा भतीजे घुमाते थे डैना पकड़ के, ऐसे पकड़ लेते थे, ऐसे लेकर नचाते थे, तो कैसे नचेगा? और स्पर्श रखिए, स्पर्श रखिए, और नहीं तो बाल्टी में पानी भर लीजिए। अब बाल्टी में पानी भर के ऐसे नचाइए, एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा, और इसको ऐसे नचाइए, स्पर्श रखिए रहेगा, ठीक है ना। तो जब एक पत्थर के टुकड़े एक धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? और जहां पर स्पर्श होगा क्या होगा? स्पर्श रेखीय होगा, स्पर्श रेखा। बताइए, ये पंखा जो घूम रहा है कैसा घूम रहा है? वृत्ताकार घूम रहा है। तो जो भी वृत्ताकार घूमे तो वो स्पर्श रेखीय घूमता है। कैसे घूमता है? स्पर्श रेखीय। बताइए, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होता है, गैर मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, जो NBFC होता है, इसको साथ RBI के साथ संबंध बनाने के लिए इसके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए? 100 करोड़। कितना करोड़ होना चाहिए? 100 करोड़। यदि NBFC के पास 200 करोड़ रुपया रहेगा, कितना 100 करोड़? 200 करोड़, तब जाके RBI इसको कुछ इंटरेस्ट देगा या लोन देगा, ठीक है ना। पहली बात, NBFC के RBI के साथ संबंध बनाने के लिए कितना करोड़ रुपया होना चाहिए? 100 करोड़। और इसको लोन लेने के लिए इसके पास कितना पूंजी होना चाहिए? 200 करोड़ होना चाहिए NBFC। और NBFC जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, और ये इसका देख रेख करता है। कौन करता है? RBI करता है। और RBI का गठन किया गया था 1935 में, 1935 में। और RBI का पहले मुख्यालय हुआ करता था कोलकाता। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? मुंबई। अभी कहाँ है? मुंबई। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पड़ता है? मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सी रैयतबारी व्यवस्था का प्रतिपादक था? रैयतबारी का व्यवस्था कर्नवालिस, मुनरो, सर जॉन सो और हेस्टिंग। कौन जगह? थॉमस मुनरो था। रीड और मुनरो। देखिए, जो भारत में था रैयतबारी महलबारी, तो ये भारत है मेरे भाई, ये भारत है। तो बताइए, इसे बताओगे थे, इससे पहले बताइएगा तो, जो रैयतबारी व्यवस्था है कितना प्रतिशत भूभाग पर होता है? 51% भूभाग पर। उसके बाद जो महलबारी होता है, ठीक है ना, महलबारी होता है, महलबारी, तो महलबारी पर कितना प्रतिशत पर? 19% पर। कितना प्रतिशत? 19, ठीक है ना। सर ये क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त कितना होता है? 19। और महलबारी कितना होता है? 30। महलबारी कितना होता है? 30, ठीक है ना। तो महलबारी जो होता है 30%, महलबारी कितना होता है? 30। और अस्थायी बंदोबस्त कितना होता है? अस्थायी बंदोबस्त 19%। अस्थायी बंदोबस्त 19%। अस्थायी बंदोबस्त आया था 1793, और रैयतबारी आया इसके जस्ट एक साल पहले, 1792। और इस 1792 के तमिलनाडु के बारामहल जिला में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? बारामहल जिला में, बारामहल जिला में लागू हुआ था। उसके बाद पूरा मद्रास में यह लागू कर दिया गया 1820। मुंबई प्रांत में यही रैयतबारी को लागू किया 1825। अब पूरा दक्कन क्षेत्र में 1855 से लेकर 58 देता है।
ठीक है ना, 1855 से 58, 1855 से 58। और जो रैयतबारी था, रैयतबारी व्यवस्था, टोटल भूभाग का कितना प्रतिशत चला जाता था? 1/2। और इसमें जो संबंध था, जो कंपनी का डायरेक्ट संबंध, कंपनी का डायरेक्ट संबंध किससे था? किसानों से था। किससे था? किसानों से था, ठीक है ना। और जो महलवारी व्यवस्था था, महलवारी, और महलवारी व्यवस्था टोटल पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब एरिया में महलवारी था। अब महलवारी टोटल 30% एरिया में लागू था, और इसको लागू किया गया था 1822 में। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये भी टोटल कितना प्रतिशत भूभाग पर? पहले था 2/3, 2/3, बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया? 1/2। पहले उस लाया था 66%, बाद में घटा दिया, इसको कितना कर दिया? 50% कर दिया। महलवारी, महलवारी कौन लाया था? इसका योजनाकार कौन था? हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। वही अस्थायी बंदोबस्त का योजनाकार था सर जॉन शोर, सर जॉन शोर और कर्नवालिस। और कौन था? कर्नवालिस, कर्नवालिस, सर जॉन शोर और कर्नवालिस, सर जॉन शोर और कर्नवालिस, ठीक है ना। तो यही था, कहेगा जो रैयतवारी व्यवस्था कितना प्रतिशत भूभाग पर था? 51। अस्थायी बंदोबस्त 19, महलवारी 30। महलवारी का योजनाकार कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। और रैयतवारी का था रीड। रैयतवारी का कौन कौन था? रीड, कर्नल रीड, कर्नल रीड, ठीक है ना, कर्नल रीड। क्या बोले? हाँ हाँ, नहीं, उसका फैलाया था जो कर्नल रीड था ना, इसका योजनाकार जो था ना कर्नल रीडर था। बाकी इसका व्यवस्थित तरीका से पूरा क्षेत्र में बढ़ाने का जो काम किया था, उसका ना वही बताया जाता है, मुनरो था। कौन था? मुनरो था, ठीक है ना। तो इसका कहेगा रैयतवारी व्यवस्था का संचालक कौन था? तो रीडर मुनरो, रीडर मुनरो। और अस्थायी बंदोबस्त का कौन था? सर और कर्नवालिस, सर जॉन शोर और कर्नवालिस, सर जॉन शोर और कर्नवालिस। बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवारी व्यवस्था प्रतिपादक था? रैयतवारी के प्रतिपादक कौन था? मुनरो। और कौन था? रीड, मुनरो और रीड, मुनरो और रीड। और कर्नवालिस कौन था? अस्थायी बंदोबस्त। और सन जॉन शोर भी अस्थायी बंदोबस्त। क्या बोले? नहीं नहीं, असम में जो था ना, ये वाला था अस्थायी बंदोबस्त था, पूर्वोत्तर था, हाँ, जमींदारी पड़ता था, ठीक है ना। अब देखिए DRDO, ये हो गया ना। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो DRDO जो होता है, DRDO, तो DRDO है ना मोबाइल निर्माण सेतु सुविधा है। करंट का क्वेश्चन है, DRDO क्या है? सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण की सुविधा है। बताइए DRDO का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1900। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। रुधिर वाहिका जो कि एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, वो क्या है? रुधिर वाहिका समझते हैं ना हम लोग का, जो होता है जैसे ब्लड रहता है, जैसे गोर और आदमी होता है, तो देखिएगा ये जो होता है ना, ये देखिएगा यहाँ पर पतला पतला एगो ऐसे ऐसे नस जो रहता है, जो खून बहाने का काम करता है, उसी को बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। और केशिकाएं जो होता है रुधिर वाहिका, जो एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है। किससे होती है? एंडोथेलियम। एक होता है सिरा, एक होता है अलिंद, एक होता है धमनी, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, हमारे शरीर से बताएगा तो ऊपर में क्या होता है? अलिंद, नीचे क्या होता है? निलय। ऊपर में अलिंद, नीचे निलय। इसको बोलेंगे बायां अलिंद, बायां निलय। दाहिना साइड में दाहिना अलिंद, दाहिना निलय। क्या हुआ? दाहिना अलिंद और दायां निलय। जो बायां अलिंद और बायां निलय होता है, वो कौन सा रक्त प्रभावित करता है? शुद्ध रक्त करता है। कौन करता है? शुद्ध। और वही जो दाहिना अलिंद और दायां निलय अशुद्ध रक्त करता है। उसके बाद बताएगा तो पहले तो फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है, फेफड़ा से जाने के बाद उसके बाद कहां जाता है? बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद फिर कहां जाता है? बायां निलय। और बायां निलय से उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन कहां जाता है? शरीर में। कहां जाता है? बॉडी में। कहां जाता है? बॉडी में।
अब बर्डी से खींच के फिर कौन लाता है? दैना निलय, दैना निलय सर, उसके दैना ये क्या होता है, इसके क्या बोलते हैं? दैना आलिंद। दैना आलिंद से फिर कहा जाता है? बाया निलय, बाया निलय। अब बाया निलय से फिर फेफड़ा में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इधर से शुद्ध ले जाते हैं और इधर से अशुद्ध निकाल देते हैं। ऊपर में आलिंद, नीचे में क्या होता है? निलय। जो पढ़ाए थे ना उजिया क्लास में, वहाँ पर पढ़ाए थे इसके बारे में। अब थे ना वहाँ पर जो करा रहे थे आलिंद निलय वाला, अब थे ना? आप नहीं थे, वो थे एक वाला, उसमें क्या आदमी था जो आलिंद निलय बहुत अच्छा तरीके से बताए थे, ठीक है ना? बहुत समय लगा इसमें। तो रुधिर वाहिकाएं और एकल एंडोथेलियम निर्मित होती है किसे? केशिकाएं से होती है। किसे होती है? केशिकाएं से होती है। किसे होती है? केशिकाएं से होती है। ग्लोबल जेंडर गैप आज रिपोर्ट लाए हैं, आज रटवाएंगे। एक पक्का एग्जाम में रिपोर्ट पूछबे करेगा, ठीक है ना? एक रिपोर्ट पक्का पूछता ही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका जो स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में, 1971 में। और 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो इसका है ना, इसको हम कराएंगे पूरा, लगभग 50-60 वो है रिपोर्ट, ये याद करवाना है हमको, ठीक है ना? ऐसे ग्रुप में भेज दिए हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसे है? ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ था और दुर्गा में पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध, सब मार देता है बाढ़, बाकी ऑपरेशन फ्लड, देखिए दूध किस तरह से फाट जाता है, तो उसी तरह ऑपरेशन फ्लड का करना दूध से है। यहां पर इंदिरा गांधी ने दूध के उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड पर जोर दिया था 1970 ईस्वी में। तो ऑपरेशन, तुम इधर का बैठो था, तुम लोग बहुत तो आप काहे बोले बीच में? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। देखिए ऑपरेशन फ्लड आया था 1970 ईस्वी में, 1970 में। और 1970 में भारत में दूध उत्पादन करने के लिए ठीक है ना, सगा भरा अकेले रहेंगे, अकेले हम भरते यहाँ का रेंट, समझ रहे हैं ना? यहाँ का रेंट हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग नहीं भी आइएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? चुप, यहाँ का रेंट अकेले भरते हैं, समझ रहे ना? जब आए चुपचाप एकदम बैठ के आते कीजिए, समझ ना? तो रूम पर सौतीन की तरह लड़ता रहता है, इन सौतीन से नहीं लड़ता है, उसी तरह सौतीन की तरह ऐसा लड़ता रहता है। रूमों पर लड़ता है, यहीं लड़ता है। क्लास में कम से कम सभ्य की तरह रहो। रोशन सर के सामने ऐसे बोलते हो कभी? मारेंगे, फट्टा से मुंह फोड़ देंगे। डरे तो चू तक नहीं निकलता है। चखाना सर के सामने मुंह तो मुंह खोल के देखिए, चू तक नहीं निकलेगा, एकदम अधिक हो जाएगा। यहाँ भैया है, कुछ बोलना है सीरियस रहो, समझ रहे? माँ बाप का सपना लेकर बैठे हुए, अभी अकेले नहीं बैठे हुए हैं। अभी आप यहाँ माँ बाप का सपना लेकर बैठे हुए, अकेले नहीं बैठे हुए आप। माँ बाप का, भाई बहन का सपना लेकर बैठे हुए हैं आप। नहीं नौकरी होगा ना तो पप्पा के आंख में से आंसू आ जाता है, पता है? कहते नहीं है, तकिया पर माथा गाड़ कर रोते रहते हैं। यहाँ ही का नहीं बीता जाता समय। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। 1970 में आया था, और 1970 में जो आया था 1970 ईस्वी में, यह इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा दूध पर जोर दिया था। और सबसे अधिक दूध उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? वर्तमान में तो राजस्थान है। वर्तमान में कौन है? राजस्थान। अब पहले कौन था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और विश्व में भी सबसे अधिक दूध उत्पादन में अपना भारत ही है। कौन है? भारत है। और दूध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को कहते हैं, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है।
दूध क्रांति का जनक किसे कहते हैं? बर्गेज कुरियन को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, तो दूध उत्पादन देख लिया ना। उसके बाद मछली उत्पादन, मछली के लिए मछली पालन का कौन सा अध्ययन बोलते हैं? कौन सा क्रांति बोलते हैं? पेशे कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशे कल्चर, पेशे कल्चर। क्या बोलते हैं? पेशे कल्चर। और झींगा उत्पादन बोलते हैं गुलाबी क्रांति। झींगा उत्पादन क्या होता है? मनुष्य में श्रव आवृत्ति के परास कितना होता है? तो मनुष्य में श्रव क्रांति का परास जो होता है ना, वो कितना होता है? देखिए देखिए, 3 गो होता है मेरे भाई, 3 गो होता है। तो 3 गो आता है। देखिए, एक होता है अवश्रव। क्या होता है? अवश्रव होता है, अवश्रव होता है। और एक क्या होता है? पराश्रव। कोई बात नहीं, पराश्रव होता है। और एक बार क्या होता है? श्रव होता है। क्या होता है? श्रव। देखिए, अवश्रव कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है ना। वही पराश्रव में 20,000, 20 के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 20 के हर्ट्ज से अधिक होता है। अश्रव में होता है 20 हर्ट्ज से लेकर कितना होता है? 20 के हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज। मनुष्य न अवश्रव सुन सकता है, ना पराश्रव सुन सकता है। मनुष्य क्या सुन सकता है? श्रव सुन सकता है। मनुष्य क्या सुन सकता है? श्रव। मनुष्य ना अवश्रव सुन सकता है, नहीं पराश्रव। मनुष्य क्या सुन सकता है? श्रव सुन सकता है, ठीक है ना। जो पराश्रव था ना, एक गाल्टन नाम का व्यक्ति था। तो गाल्टन नाम का व्यक्ति नहीं, ठीक है ना। गाल्टन नाम का व्यक्ति ने एक सीटी बजाकर इसको सुनाने का काम किया था। इसको सुनता है कुत्ता बिलाई लोग। कौन सुनता है? कुत्ता बिल्ली और कौन होता है? चमगादड़। कुत्ता बिल्ली और चमगादड़। अब वही श्रव की, अब श्रव की बात किया जाए तो यह भूकंप या भूस्खलन या बाढ़, इसके स्थिति में इसका उत्पन्न होता है। और यह सुनता है कीड़ा मकोड़ा और बेंग। जो अवश्रव सुनता है ना, देखिएगा, जब भूकंप आने वाला होगा तो रोड पर अपने आप बेंग फट फट ऐसे तो कुदकने लगता है, ठीक है ना। तो अवश्रव को सुनता कौन? बेंग। इस पर चेहरा देख कर बेंग। बेंग। तो कीड़ा मकोड़ा हो गया, क्या हो गया? कीड़ा मकोड़ा और बेंग हो गया, ठीक है ना। अब वही श्रव, जितना भी इंसान हो गया, जानवर हो गया, ये सब कौन सुनता है? श्रव। कौन सुनता है? श्रव। आप बताइएगा, ध्वनि जो होता है कौन सा तरंग होता है? ध्वनि क्या होता है? और प्रत्यवस्था, दाब और ताप क्या होता है? अनुदैर्घ्य। क्या होता है? अनुदैर्घ्य। उसके बाद दुनिया का कोई भी चीज पूछे, सब क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। जैसे गामा किरण जो बोल रहे थे उस टाइम में, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, कैनाल किरण, ये सब क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ। अब पराश्रव तरंग जो होता है ना, पराश्रव तरंग सोनार रेडिएशन भेजता है, ठीक है ना। जैसे में जो बोल रहे थे, जो किडनी उडनी का जांच होता है किसके द्वारा होता है? सोनार के द्वारा होता है, ठीक है ना। किडनी हो गया, पथरी हो गया, अल्ट्रासाउंड होता है ना। तो अल्ट्रासाउंड होता है, पुरुष का भी अल्ट्रासाउंड होता है, सिर्फ महिला का भी नहीं होता है। अब जब बड़ा बीमारी होगा ना, तो आपका जांच होगा, अल्ट्रासाउंड होगा पेट का, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड पुरुष, ऐसा नहीं समझिएगा सिर्फ महिला का ही अल्ट्रासाउंड होता है, पुरुष का भी अल्ट्रासाउंड होता है। अब तक जांच करेगा से कौन सा बीमारी है नहीं है, उसको जांच करने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। किडनी पथरी में जब पत्थर उत्तर हो जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और समुद्र में गहराई का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। कैसा करते हैं? सोनार का। शांति रहता है, ठीक रहता है, नहीं तो इसे अपने में भचर भचर करने लगता है। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा का नाम क्या है? पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक दवा है, बुखार लगता है तो पैरासीटामोल। शरीर में दर्द होगा, पैरासीटामोल, ठीक है ना। मारो धार किसी से हो गया, पैरासीटामोल। कुछ करना है, पैरासीटामोल, ठीक है ना। शादी ब्याह नहीं हो रहा है, पैरासीटामोल, ठीक है ना। कुछ भी करना है, पैरासीटामोल। तो विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कौन होता है? पैरासीटामोल। खरीद कर रख लीजिए। देखिए, निम्न में से कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद के सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वह संसद का सदस्य भाग लेता है, बाकी वोट
नहीं गिराता है। कौन होता है? महान्यायवादी। बता सकता किस आर्टिकल के तहत भाग लेता है? महान्यायवादी तो होता है आर्टिकल 76, महान्यायवादी होता है 76। बाकी वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बाकी वोट नहीं गिरा सकता है। वह चर्चा किया गया आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 किसके बारे में चर्चा किया गया है? महान्यायवादी। भारत सरकार का वकील कौन होता है? महान्यायवादी। वही उपराष्ट्रपति के बारे में कल चर्चा कर दिए थे। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है? 63। किसमें है? 63। भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, इसका चर्चा 124 के 1 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चर्चा किसमें है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चर्चा किसमें है? 324 में तो वोट क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग, और उसी का तहत निर्वाचन आयुक्त होता है, 324 होता है। ठीक है ना, 324। आप बताइए, क्वेश्चन में बहुत सबका दिमाग खराब हो गया होगा। क्वेश्चन जो बनाया होगा ना उसका, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आप देखिए, ये भारत है, तब भारत में आइएगा तो यहां पर देखिएगा फरक्का है। क्या है? फरक्का। और इसके ऊपर में आइएगा तो यहां पड़ता है नामचा बर्मा। क्या पड़ता है? नामचा बर्मा। यहां पड़ता है ढाका। क्या पड़ता है? ढाका। और यहां पर इसके नीचे यहां पर ये फरक्का हो गया, आइए हो जाएगा नीचे कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता। उसके बाद देखिएगा गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु में यहां पर नामचा बना, ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है नामचा बर्मा। क्या पाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत में। बाकी फरक्का का जो ऊंचाई होता है ना, यह पहाड़ पर होने के कारण यह नामचा बर्मा ऐसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में कहेगा नामचा बर्मा है। बाकी यह जो होता है ना फरक्का, पहाड़ पर होने के कारण यह नामचा बर्मा से भी उत्तर में हो जाता है। समझे ना? तो सबसे उत्तर में ग्लोब के अनुसार कौन हो जाएगा? फरक्का हो जाएगा। ऐसे ऊंचाई के मामले में कौन सा है? ये नामचा बर्मा है। बाकी यह पहाड़ पर फरक्का बैराज होने के कारण सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा? फरक्का। कौन हो जाएगा? फरक्का। फरक्का बैराज जो कोलकाता यहां पड़ता है, उत्तर क्या बोलते हैं इसको? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्या बोले? हाँ, इधर से गंगा नदी पर है ना, तो फरक्का जो बैराज है गंगा नदी पर चल जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मिलता है, क्या कहते हैं उसको? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। उत्तरी बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। उत्तरी बांग्लादेश में क्या कहते हैं? दक्षिणी बांग्लादेश में, उत्तरी बांग्लादेश में जमुना, और दक्षिणी में मेघना। दक्षिणी में मेघना। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? कितना न्यूनतम दूरी देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। अब अरे वो कुछ बोला है तो हम सुन सकते हैं, तो वह आवाज कितना देर तक कान में रहेगा? 1/10 सेकेंड तक रहता है। यानी कि कोई ध्वनि हम सुनते हैं तो वह कितना सेकंड तक रहता है? 1/10। और दूरी का परावर्तक सतह कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और एक व्यक्ति, एक श्रोता होता है और एक श्रोतागण होता है। श्रोता और श्रोतागण के बीच परावर्तक का दूरी कितना होता है? 17 मीटर होता है। कितना होता है? 17। ये तीनों बात याद रखेगा। दृष्टि के लिए देखिए, ए बाबू, देखने के लिए, ए सुनिए, देखने के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। देखने के लिए कितना होता है? और सुनने के लिए 1/10। 1/10। और एक परावर्तक और दूसरे परावर्तक के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। एक परावर्तक, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है ना, और अपना कान गांव देहात में कानाफूसी होता है, सास पुतों में, चाहे 2 गो दियादिन बैठ जाएगा वहां पर कानाफूसी होगा, ठीक है ना, हे करके वहां बात होता है, ठीक है ना, तो वहां पर कहते हैं कम से कम वहां भी दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर का। और इन लोग के लेखा लड़ने लगा तो वहां भी रहेगा ना रोड पर, इसे तो कहे कम से कम इस समय 1700 मीटर का दूरी होना चाहिए, ठीक है ना। कितना मीटर का दूरी होना चाहिए? 1700। एक परावर्तक दूसरे परावर्तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। यहाँ से तुम्हारे तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, 17 मीटर यहाँ से तुम्हारे। अरे 100 सेंटीमीटर का कपड़ा होता है इतना वो, ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना कितना होगा? हाँ, मीटर में होता है, मीटर में होता है, मीटर में है, ठीक है ना। ऐसे एग्जैक्ट में इसका जो होता है ना 16.6। आप ऐसा नहीं से साफ कान में मुंह धके बोलने लगे, उतना भी ना, कम से 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बोलने के लिए। कितना मीटर होना चाहिए? ऐसे एग्जैक्ट होता है 16.6। एग्जैक्ट कितना होता है? 16.6। तो बोले देखने के लिए कितना होना चाहिए? 25 याद भी रखिएगा, सेंटीमीटर। देखने के लिए कितना? सुनने के लिए
अब बतियाने के लिए 17 मीटर। बतियाने के लिए दूरी कितना होना चाहिए? फुसर फुसर बतियाते हैं, ठीक है ना, वही नहीं इको वाला है। हाँ वही नहीं इको वाला है। पूर्वी द्वीप समूह का खोज किसने किया था? तो पूर्वी द्वीप समूह का जो खोज किया था वो किसने किया था? वास्को डी गामा। पूर्वी द्वीप समूह, देखिए भाई, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पर दो व्यक्ति निकला था, समझे मेरे भाई। एक व्यक्ति निकला था कोलंबस। तो कोलंबस खोज किया, इधर में आइएगा तो पश्चिम, इधर क्या होता है पूरब। तो कोलंबस ने खोज किया पश्चिमी द्वीप समूह और उत्तरी अमेरिका का। कोलंबस ने खोज किया था पश्चिमी द्वीप समूह और अमेरिका का। किसका खोज किया था? अमेरिका का। अब वास्को डी गामा निकला था तो यह पूर्वी द्वीप समूह का खोज किया था। किसका खोज किया था? पूर्वी द्वीप समूह का। और किसका खोज किया था? भारत का। जब वास्को डी गामा निकला था तो पूर्वी द्वीप समूह का खोज किया था और किसका खोज किया था? भारत का। और कोलंबस खोज किया था पश्चिमी द्वीप समूह और किसका खोज किया था? अमेरिका का। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसने किया है? वास्को डी गामा, ठीक है ना। उसका दो व्यक्ति था, कुक। कौन था? कुक और तस्मान। तस्मान, कुक और कैप्टन कुक और तस्मान, इसलिए तस्मान वहां जल संधि भी है। बॉस और टॉरस, बॉस और टॉरस। दिहांग दर्रा भारत किस राज्य में है? तो दिहांग दर्रा जो है ना, यह कहां पड़ता है? हाँ देखिए, सीमांत उपभोक्ता जो होता है ना, इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीमांत उपभोक्ता जो होता है ना, इसका आंसर नहीं लिखा है तो डेल्टा याद रखिएगा। सीमांत उपभोक्ता MPC, यहां जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा Y बाय डेल्टा C होता है। डेल्टा Y बाय C किन में लिखा है पता नहीं है, ये होगा, यही है, C बाय Y होता है यहाँ पर। डेल्टा C बाय Y होता है, C बाय Y होता है, C बाय Y होता है। ये सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है इसके बारे में। दिहांग दर्रा भारत किस राज्य में है? दिहांग दर्रा भारत किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। जैसे दर्रा है, फटाफट 4-5 को दर्रा देख लीजिए। जैसे देखिए मेरे बाबू, देखिए 2 को दर्रा खूब पूछता है। देखिए एक है मेरे भाई जम्मू कश्मीर, क्या है? जम्मू। जम्मू ऊपर में पड़ता है कश्मीर, क्या पड़ता है? कश्मीर। और ऊपर में पड़ता है लेह, क्या पड़ता है? लेह। लेह। देखिए मेरे भाई, जम्मू से कश्मीर के बीच, जम्मू से कश्मीर के बीच जो दर्रा है, उस दर्रा को क्या बोलते हैं? बनिहाल दर्रा। कौन दर्रा बोलते हैं? बनिहाल, बनिहाल दर्रा। और कश्मीर से जो लेह के बीच जो दर्रा है, कौन सा दर्रा है? जोजिला, जोजिला दर्रा है। गौर सुनिएगा, जम्मू से कश्मीर के बीच जो दर्रा है बनिहाल, और कश्मीर से लेह के बीच दर्रा है जोजिला। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में दर्रा का नाम 4 गो है। एक है मेरे भाई शिव किला, किला है शिव किला, क्या है? शिव किला। और वहीं इसके नीचे में आइएगा तो रोहतांग, क्या है? रोहतांग। उसके बाद बारालाचा, क्या है? बारालाचा, बारालाचा। और एक है देवसा, कौन सा है? देवसा। ये भी क्वेश्चन पूछा दरोगा में। तो शिव किला, रोहतांग और बारालाचा, देवसा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। वही बात किया जाए उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में माना, नेति, लिपुलेख, माना, लेते, लिपुलेख और किंगरी भिंगरी। किंगरी भिंगरी, माना, नेते, लिपुलेख और किंगरी भिंगरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। देखिए एक माना भी है और एक नामा भी है, ठीक है ना। हाँ ठीक बा। हाँ इसी उत्तराखंड में। तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, माना, नेते, लेपोलेख, 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 ठीक है ना। धर्मा भी पड़ता है, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और वहीं सिक्किम की बात किया जाए तो यहाँ जयलेपला है, जयलेपला है। उसके बाद नाथुला है, जयलेपला और नाथुला। जो आज तक नहीं सुने एक और सुन लीजिए, गोइचा दर्रा पड़ता कहाँ पे है? सिक्किम में है। गोइचा दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। ना किसी का नोट से मिलेगा ना किसी यहाँ मिलेगा गोइचा दर्रा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन दृष्टि में नहीं दिया। यूपीएससी पूछा था, हम प्रीवियस देख रहे थे ना यूपीएससी वाला, उसने पूछा हुआ था। तो गोइचा दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। गोइचा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। लिख लीजिए, नहीं मिलेगा कहीं भी। और उसके बाद यहाँ पाइएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन सा दर्रा है? दीफू। कौन है? दीफू। उसके बाद पांगसाड, पांगसाड, पांगसाड कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश।
बोमडिला कहाँ है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। और तुजू दर्रा कहाँ है बाबू? तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर। देफो, पांगसाड और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। गोइचा, जयलेपला कहां पड़ता है? सिक्किम। नाथुला सिक्किम। उसके बाद माना, नेते, लेपोलेक, धर्मा उत्तराखंड। इसके अलावा जहां में ला लगा रहेगा, जिसके लास्ट में ला लगा रहेगा, सब लद्दाख। जिसमें भी ला रहेगा सब कहां आ जाएगा? लद्दाख। जिस तरह जितना ताल लगा रहता है ना तो उत्तराखंड में झील हो जाता है, नाग रहता है तो जम्मू कश्मीर में होता है। तो जिसके लास्ट में ला रहेगा ना तो सब दर्रा कहां पे हो जाएगा? लद्दाख में। कहां जाएगा? लद्दाख में। उसका देखो किस तरह को, मतलब कौन किस, मतलब देखे किस क्षेत्र से। देखे एगो होता है सतलज नदी, सिंधु नदी, तुजू दर्रा एगो होता है, ठीक है ना, म्यांमार से प्रवेश कर तुजू दर्रा होता है। तो यहाँ डिपेंड करता है, यहाँ पर आओगे ना, ये देखो देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर सतलज सिंधुला दर्रा हो जाएगा, ठीक है ना। और जो जिला दर्रा से होता है सिंधु नदी, बस डिपेंड करता है कौन क्या चीज से पूछ रहे हैं, क्या बोले, तो यहाँ हो जाएगा यही वाला, ये क्या बोलते हैं, सिपकिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तुजू हो जाएगा, बोमडिला हो जाएगा, तुजू और बोमडिला। होन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो होन कहाँ होता है? मणिपुर में। होन कहाँ होता है? मणिपुर में। होन कहाँ होता है? मणिपुर में। तो होन त्योहार कहाँ होता है? मणिपुर में। असम में कहा जाएगा तो अंबुबाची मेला कहाँ होता है? असम। बिहू मेला कहाँ होता है? असम। और मेघालय में और त्रिपुरा में खर्ची पूजा कहेगा तो त्रिपुरा हो जाएगा। खर्ची पूजा कहाँ है? त्रिपुरा में। और नोकरेक त्योहार कहाँ होता है? नोकरेक कहाँ होता है? मेघालय। खर्ची पूजा त्रिपुरा। और होन कहाँ होता है? मणिपुर। होन कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। कहाँ होता है? मणिपुर में। बताइए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में से विशेषताओं में से क्या है? तब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है बाजार में क्या क्या होना चाहिए? तब कंपटीशन है बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होना चाहिए, तभी ना कंपटीशन होगा। इस कैंपस में टीचर लोग का क्या है? कंपटीशन है। जो सबसे बेहतरीन पढ़ाएगा उसके पास बच्चा जाएगा। तो वहां पर जिस तरह खरीदार करने का मतलब समझे टीचर, नहीं सॉरी विक्रेता करने का मतलब समझे टीचर, और खरीदार करने का मतलब कौन समझिए? स्टूडेंट। स्टूडेंट ज्ञान खरीद रहा है और टीचर ज्ञान बेच रहा है, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है ना। देखिए, तो यहां पर खरीदार और विक्रेताओं के सामने किया जाना चाहिए। उसके बाद सभी समृद्ध वस्तुएं बनती हो, तो यहां पर देखिए यूपीएससी का भी तैयारी होता है, बीपीएससी का भी होता है, नीट का भी होता है, ठीक है ना, एसएससी का भी होता है, जीडी का भी होता है, बिहार पुलिस का भी होता है, चपरासी का भी होता है, गैंगमैन का भी होता है, ठीक है ना, सीजीएल का भी होता है, दरोगा का भी होता है, बीपीएससी भी होता है। तो यहां पर सभी फर्म समृद्ध वस्तु बनाती है कि नहीं बनाती है? इधर है उधर है, समझ रहे हैं। उसके बाद खरीदार और विक्रेता मोल देने वाला होता है कि लेने वाला होता है? लेने वाला होता है, ठीक है ना। तो सब क्या है? सही हो जाएगा। देखिए, एज ऑफ टाइम किसका पुस्तक है? देखिए, एक आता पुस्तक एसेज ऑन है, एसेज ऑन ऑट्स। एसेज ऑन ऑट्स कहेगा मेरे भाई, एसेज ऑन ऑट्स कहा देगा तो यह सानिया मिर्जा का पुस्तक है, 2016 में रिलीज हुआ था, सानिया मिर्जा का है। एसेज ऑन ऑट्स कहेगा तो किसका पुस्तक है? सानिया मिर्जा का है। और वही बात किया जाए कल्पना चावला के पुस्तक का नाम, तो एसेज ऑन टाइम। कितना लड़का इहो मार दिया होगा सानिया मिर्जा, देखिए। तो एसेज ऑन ऑट्स है सानिया मिर्जा 2016। और एज ऑफ टाइम किसका है? कल्पना चावला। कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को, और इनका देहांत हो गया था 1 फरवरी 2003। पहली भारतीय महिला, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थी जो नासा में शामिल हुई थी, ठीक है ना। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। और दूसरी भारतीय महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है, अभी भी है वो।
हरियाणा के गुरुग्राम में जन्म हुआ था। हाँ वही 1 फरवरी के दिन मर गई थी, वही ना कल्पना चावला। 1 फरवरी 2003 ईस्वी को देहांत हो गया था इनका। बताइए, सोचिए, एक का दूसरे मिला दीजिए। बताइए कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान। सोरकोटदा किस राज्य में है? सोरकोटदा। सोरकोटदा कहां पे है? सिंध में। कोट दीजिए ना सोरकोटदा। सोरकोटदा कहां पे है? भोज कच्छ। कोट दीजिए सिंध। कहां पे है? सिंध। अब बनवाली कहां है? बनवाली हरियाणा। बताइएगा तो। अब छोड़िए, ये तो मिला दिया राज्य में। कालीबंगा किस नदी किनारे है? सोरकोटदा किस नदी किनारे है? सोरकोटदा किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी है। कौन सा नदी है? सरस्वती नदी। अब कोट दीजिए सिंधु नदी। कोट दीजिए सिंधु नदी। अब बनवाली लूनी नदी है। कौन सा नदी है? लूनी नदी। तो कालीबंगा घग्घर, सुरकोटदा सरस्वती, कोट दीजिए सिंधु, बनवाली लूनी। कालीबंगा किस राज्य में है? हरियाणा, नहीं राजस्थान। और सुरकोटदा किस राज्य में है? कच्छ गुजरात। और कोट दीजिए सिंध पाकिस्तान। और बनवाली हरियाणा, बनवाली हरियाणा। उसके बाद इतना न्यूटन गति का पहला क्लास को बता दें इसके बारे में। किसी वस्तु को बल और त्वरण, देखिए बल और त्वरण का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? ma। फादर इक्वल टू माँ। F मतलब क्या होता है? फोर्स। F मतलब क्या होता है? फोर्स। m मतलब क्या होता है? मास। और a मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो देखिए किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। और बताइएगा तो, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है पहला। क्रिया प्रतिक्रिया, इस दोनों में हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया होता रहता है। इस दोनों में चचा भतीजा में क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है ना? तो देखो एक आदमी से बोल रहा है, एक आदमी उधर से भी बोल रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक है ना? वो आके इसको चूटी काट लिया है तो सबके सामने ये नहीं काटा है, तो रूम के रूम पर जाएगा तो उसको बढ़िया से भरमुट चूटी काट लेगा उसको। ठीक है ना? हाँ रिएक्शन नहीं होगा तो आप लोग जानिए। ठीक है ना? तो क्रिया का प्रतिक्रिया तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा नियम। ठीक है ना? कहता कभी कभी रिएक्शन हो जाता है। हम उस दिन सुने थे रातिया में। उसका देखिए, दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में है? अभी याद करवाएंगे बिहार का सब जलप्रपात। लगभग 10 जलप्रपात है, अभी याद करवाएंगे सब बिहार का। तो दुर्गावती, देखिए दुर्गावती किस राज्य में है? तो दुर्गावती कैमूर में है। दुर्गावती कहां पे है? कैमूर में। ऐसे मेन रूप से दुर्गावती पड़ता है ना, रोहतास में पड़ता है। कहां पड़ता है? रोहतास में। ठीक है ना? रोहतास, हाँ बॉर्डर में है, बॉर्डर पड़ता है। तो दुर्गावती जलप्रपात कैमूर और रोहतास। दुर्गा माँ का पूजा करिएगा ना, देखना दुर्गा माँ का पूजा करिएगा तो कभी रोने नहीं देंगे। रोने देंगे? नहीं रोने देंगे। ठीक है ना? तो दुर्गा माँ का पूजा करें कभी रोने नहीं देंगे। तो रोहतास और कैमूर। उसके बाद देखिए अभी करवाएंगे जलप्रपात। ठीक है, लास्ट में इस खत्म कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? देखिए रिलायंस तो प्राइवेट सेक्टर है, टिस्को प्राइवेट सेक्टर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट है। बाकी सरकारी क्षेत्र कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है? रेलवे। कौन जाएगा? रेलवे। उसके बाद दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण नियमित नियंत्रण रसायन का मुख्य कार्य क्या है? तो IASSDA। गलत लिख दिया क्या? ISSDA होता है, यही होता है इसका ISDA। तो 1275 का सेकेंड शिफ्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। आप लोग है ना पूरा कल रिवीजन करके आइएगा, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना? अब मेंस का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कैसा करेंगे? मेंस का। और 1 से लेकर और यहाँ का टॉपिक तक रहेगा, समझ रहे हैं ना? पूरा पढ़ के आप लोग हम PDF भेज देंगे ग्रुप में। हाँ अब जलप्रपात करवाते, रुकिए।